जंग है क्योंकि ज़ेलेंस्की ने सीज फायर पर बात करने की पहल की है। पुतिन से कहा कि वो जंग रोककर सीज फायर पर बात करे। बातचीत के लिए उन्होंने कुछ देशों के नाम भी बताए हैं और इन्हीं नामों ने दुनिया को हैरान कर दिया क्योंकि ज़ेलेंस्की जिन देशों में सीज फायर पर बात करना चाहते हैं उनमें अमेरिका तो है ही नहीं। देखिए ये रिपोर्ट। 4 साल बीतने के बाद खूनी जून में रूस और यूक्रेन की जंग जैसे ही भयंकर हुई, ज़ेलेंस्की ने पुतिन को सीज फायर के लिए चिट्ठी लिख दी। जवाब में पुतिन ने ज़ेलेंस्की से कहा कि बात करनी हो तो मॉस्को आ जाओ, क्योंकि 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ कि रूस को आंखें दिखाने वाले ज़ेलेंस्की ने सामने से रूस को चिट्ठी लिखी और आमने सामने मुलाकात की पेशकश की। जवाब में रूस ने कहा कि अगर ज़ेलेंस्की बातचीत करना चाहते हैं तो मॉस्को आ सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने लिखा कि यूक्रेन इस युद्ध को सीधे संवाद के जरिए खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन बातचीत के दौरान पूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार है। साथ ही ज़ेलेंस्की ने स्विट्जरलैंड, तुर्की और कुछ अरब देशों में बातचीत की मेजबानी की इच्छा जताई। लगे हाथ ज़ेलेंस्की ने यह भी बोल दिया कि केवल अमेरिका के भरोसे बैठे रहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल अमेरिका का पूरा फोकस ईरान पर है। मतलब जिस अमेरिका के भरोसे यूक्रेन ने यह युद्ध शुरू किया था, उसे अब उसी पर भरोसा नहीं है। हालांकि रूस ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उल्टा कुछ समाचार एजेंसियों से बातचीत में पुतिन ने कहा कि शांति वार्ता शुरू करने के लिए युद्ध विराम जरूरी शर्त नहीं है, क्योंकि उनका मानना है कि इतिहास में कई बार लड़ाई जारी रखते हुए भी बातचीत हुई है और समझौते हुए हैं। यही नहीं, पुतिन ने पहली बार खुलकर डोनाल्ड ट्रंप की शांति की पहल की सराहना की और कहा कि ट्रंप की ओर से दिए गए प्रस्ताव रूस और यूक्रेन के बीच समझौते की बुनियाद बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन का इशारा एंकरेज फॉर्मूला की ओर था, जो सालों पहले रूस और अमेरिका के बीच अलास्का पर हुई डील जैसा होगा, क्योंकि तब ब्रिटेन से जंग के दौरान रूस ने अलास्का को अमेरिका को बेच दिया था और अब यूक्रेन पर सीज फायर के बदले अपनी कुछ जमीन छोड़ने का दबाव बना सकता है। यानी बातचीत की चर्चा शुरू तो हो गई है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूक्रेन एनकरेज फॉर्मूला या यूं कहें कि सालों पुराने अलास्का मॉडल को कबूल करेगा। दरअसल कहा जा रहा है कि ट्रंप के ईरान पर ध्यान देने से ज़ेलेंस्की परेशान है। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात ने भी ज़ेलेंस्की को परेशान किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि डील से पहले पुतिन ने एक बार फिर ज़ेलेंस्की और नाटो दोनों को अपनी ओरेशनिक मिसाइल से डराया है। उन्होंने कह दिया कि यूक्रेन ने हथियार नहीं डाले तो वो अपनी ओरेशनिक मिसाइल से 4000 डिग्री में जला डालेंगे। देखिए रिपोर्ट। पुतिन ने ओरेशनिक मिसाइल को लेकर जो बात कही है, उसका मकसद यूक्रेन से ज्यादा नेटो में खौफ भरना है। पुतिन का दावा है कि अभी तो ओरेशनिक को युद्ध में तैनात भी नहीं किया गया, अभी तो सिर्फ टेस्ट किया गया है। यानी जब युद्ध की तरह हमला किया जाएगा तो क्या होगा। Это не боевое применение. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую. मई 2026 में जब रूस ने इस मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया था तो तबाही बहुत ज्यादा हुई थी। अब ओरेशनिक दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि पूरे नेटो को 4000 डिग्री में जलाकर भस्म कर सकते हैं। 4000 डिग्री में यूक्रेन को जलाने के बाद क्या यूरोप की बारी भी आ सकती है। 4000 डिग्री सेल्सियस वाली भट्टी फायर की जा रही है। आगे 4000 डिग्री में ज़ेलेंस्की को जलाने का बहुत बड़ा मिशन लॉन्च हो सकता है। ओरेशनिक एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। यह आवाज से 10 गुना रफ्तार से हमला करती है, यानी 12000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा। रेंज 5000 किलोमीटर तक है, लेकिन कम वॉरहेड के साथ यह ज्यादा दूरी तक जा सकती है। 3200 किलोमीटर दूर लंदन पर यह मिसाइल 16 मिनट के अंदर गिरेगी।
अगर जर्मनी पर दागी गई तो 2300 किलोमीटर दूर बर्लिन पर यह मिसाइल 11 मिनट में गिरेगी। 3100 किलोमीटर दूर पेरिस तक पहुंचने में इसे 15 मिनट लगेंगे। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स 3000 किलोमीटर दूर है, वहां पहुंचने में 14 मिनट लगेंगे। इटली यानी 2700 किलोमीटर दूर रोम शहर पर यह मिसाइल 13 मिनट में फटेगी। पुतिन दावा कर चुके हैं कि अब रूस में ओरेशनिक मिसाइल का उत्पादन बहुत तेजी से किया जा रहा है, क्योंकि पुतिन जानते हैं कि जितनी मिसाइल होंगी नेटो के उतने शहर उनके टारगेट पर आ जाएंगे। इजराइल में खुले मोर्चे ने नेतन्याहू का तनाव बढ़ा दिया है। नेतन्याहू के ऑर्डर के खिलाफ इजराइल का एक बड़ा तबका अब उनसे लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आया है। इनकी डिमांड ऐसी है कि इजराइल का युद्ध खतरे में पड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ दक्षिण लेबनान में इजराइल नए नए किले फतह कर रहा है, दूसरी तरफ उन किलों पर कब्जा जमाए रखने के लिए नेतन्याहू के सामने सैनिकों का संकट खड़ा हो गया है। इजराइल के कंट्रोल वाले पश्चिमी यरूशलेम में कोहराम मचा हुआ है। पश्चिमी यरूशलेम में पुलिस बैटन से पीट रही है। ये हंगामा करने वाले हैं हारेदी प्रदर्शनकारी। इन्होंने सेना में भर्ती के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। हारेदी यहूदियों की रैली नेतन्याहू को बार बार चैलेंज कर रही है। जब इजराइल ने गाजा, लेबनान और सीरिया में फौज में तैनाती की हुई है और ईरान से युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, इजराइल की सेना में भर्ती का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। अनिवार्य सर्विस का विरोध चल रहा है। इस विरोध का सेंटर पॉइंट वो हारेदी यहूदी समुदाय है जो नहीं चाहता कि उस पर सेना में अनिवार्य सर्विस का दबाव डाला जाए। इसी डिमांड के साथ हजारों लोग यरूशलेम में इकट्ठा हुए। इजराइल में नेतन्याहू को हिजबुल्लाह और हमास से इतनी बड़ी टक्कर नहीं मिली जितना इजराइल के अंदर हारेदी समुदाय का विरोध उनके लिए मुसीबत बन चुका है। भ्रष्टाचार के मुकदमों के अलावा अब ये भीड़ नेतन्याहू पर आग बबूला है। ये लोग युद्ध में नहीं जाना चाहते। हारेदी यहूदियों की दलील है कि पवित्र किताब तोरा का अध्ययन इजराइल की हिफाजत करता है। ऐसा करना उनकी ही जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें फौज में भर्ती से छूट मिलनी चाहिए। हारेदी यहूदियों का मानना है कि सेना का माहौल उनके धार्मिक नियमों से अलग है, जहां पुरुष और महिलाएं साथ रहते हैं। खाने पीने के नियम भी ऐसे हैं जो उनकी प्रार्थना के नियमों से मेल नहीं खाते। हारेदी यहूदी समुदाय इजराइल देश की स्थापना को भी सही नहीं मानता। ऐसे में हारेदी युवाओं की धार्मिक आस्था कमजोर होती है। अभी तक हारेदी यहूदी समुदाय को सेना में भर्ती से छूट रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इसे खत्म किया गया है। नेतन्याहू के गठबंधन वाले साथी भी यही चाहते हैं। ऐसे में नेतन्याहू सरकार से हारेदी समुदाय की टक्कर तेज होती जा रही है।